नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो और सेशन रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं CSIR नेट के लाइफ साइंस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज का अपन ने, जैसे आपने थंबनेल देखा भी होगा कि भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखो CSIR नेट की प्रिपरेशन करना हर कोई चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट के सामने आती है वो आती है फिर जाके आगे मीडियम की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखो जनरली अपन देखेंगे यहाँ पे कि जनरली जो मीडियम है वो कौन सा होता है, इंग्लिश। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कौन सा मीडियम है, ये इंग्लिश, ठीक है ना। जब भी कोई कैंडिडेट MSc करता है तो किससे करता है, मोस्टली जो मीडियम होता है उनका इंग्लिश होता है, ठीक है ना, मीडियम। दूसरी चीज़, लेकिन फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपन देखेंगे यूपी और इधर देखेंगे बिहार, अपने वाले जो भी स्टेट के हैं उन स्टेट में मोस्टली जो कैंडिडेट है वो किस मीडियम में करते हैं, हिंदी मीडियम के अंदर क्या करते हैं, MSc कर लेते हैं, ठीक है। MSc हो चाहे BSc हो, पहले BSc भी इंग्लिश में हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। हिंदी मीडियम के बाद में ही उनकी क्या होती है, MSc होती है। तो MSc भी इंग्लिश मीडियम में कर नहीं पाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है 11th 12th या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं। तो BSc भी उनकी हिंदी मीडियम से है, 11th 12th भी हिंदी मीडियम की है, फिर उन्होंने MSc भी हिंदी मीडियम से कर ली। अब बात आती है नेट की, क्योंकि सभी का टारगेट कहीं ना कहीं जो भी MSc करता है, चाहे वो MSc बॉटनी से करे चाहे वो MSc जूलॉजी से करें, ओवरऑल उनका हर किसी का सपना होता है कि अपन भी क्या करें, नेट क्वालिफाई करें। तो बेसिक चीज़ें हैं। आपका अपना जो मुद्दा है वो रहेगा कि हिंदी माध्यम वाले नेट की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़े या कौन सा मेथड है। क्या सभी इंग्लिश मीडियम वाले ही नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते? ये हर किसी के माइंड में जो विचार है वो आते हैं। कई कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन इस प्रकार की कल्पना करके वो इसकी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कि हम हिंदी मीडियम वालों की तो नेट होती ही नहीं है। या फिर कई इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट होते हैं वो उनके माइंड में ऐसे डाल देते हैं कि यार हिंदी मीडियम में नेट थोड़ी होता है, या हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं वो नेट कैसे करेंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम की तो कोई बुक ही नहीं आती, हिंदी मीडियम में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। जब साइंस ली है तो आप हिंदी मीडियम से क्यों कर रहे हो, हिंदी मीडियम की कुछ नहीं होता, हिंदी मीडियम समझ में नहीं आएगा, आपको पेपर ही समझ में नहीं आएगा। तो वो चीज़ें आज है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, ठीक है। अब अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि कैसे आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा तो पहले अपन ये देखते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि CSIR नेट होता क्या है। CSIR नेट एक होता है एग्जाम, ठीक है ना, केवल एक एग्जाम होता है। एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून और दिसंबर। प्रत्येक साल में कितनी बार होता है, 2 बार एग्जाम है उसकी कंडक्ट होती है। ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि CSIR नेट में आप एग्जाम दोगे या नहीं दोगे, आप किस सब्जेक्ट से हो तब CSIR में दोगे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट की कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं लाइफ साइंस की। कौन से सब्जेक्ट की कर रहे हैं, लाइफ साइंस की। तो अब लाइफ साइंस में देखेंगे कि नेट जो भी कैंडिडेट लाइफ साइंस से देना चाहता है उनकी MSc किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तो आप लाइफ साइंस में एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं MSc।
एमएससी जिन कैंडिडेट की किस सब्जेक्ट से है, बॉटनी से एमएससी है, इसके अलावा आपकी एमएससी किस सब्जेक्ट से है, जूलॉजी सब्जेक्ट से है, इसके अलावा आपकी एमएससी बायोटेक से है, इसके अलावा आपकी एमएससी माइक्रो बायोलॉजी से है, इसके अलावा आपकी एमएससी हो सकता है बायोकेमिस्ट्री से हो, अगर इनमें से एक लाइन में डायरेक्ट लिखूं, एमएससी यदि आपकी किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड यदि ब्रांच से है, ब्रांच से है, तो आप किस नेट में बैठोगे, आप CSIR नेट की एग्ज़ाम में बैठोगे। CSIR नेट की एग्ज़ाम में बैठोगे और आप कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप दोगे लाइफ साइंस। आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, लाइफ साइंस नेट की एग्ज़ाम ही आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब नेट क्वालिफाई करने के बाद में हर कोई कैंडिडेट नेट क्वालिफाई क्यों करना चाहता है, उसके कई बेनिफिट्स हैं, नेट के कई बेनिफिट्स हैं और कई इसके स्कोप हैं। क्या है उसके स्कोप है, जो अपन अगले एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें केवल नेट के जो स्कोप है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन सिर्फ ये कर रहे हैं कि खास तौर से जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं जो बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक से एमएससी करते हैं या इन किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं, और वो कौन से मीडियम के होते हैं, हिंदी मीडियम के, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो सिलेबस को कैसे करें, हिंदी में कौन सी बुक्स पढ़े, उनके रिगार्डिंग आज अपन देख लेते हैं। अब अपन चलते हैं कि भी जैसे अपनी ब्रांच जो है वो कौन सी है, लाइफ साइंस। अपन CSIR नेट है और किस सब्जेक्ट से ले रहे हो आप, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से हो आप। अब लाइफ साइंस में पहली चीज तो आती है सबसे बड़ी कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बिना आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पेपर पैटर्न की बात है, तो पेपर पैटर्न मैंने एक वीडियो अभी बनाया था जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा ताकि आपको वो वीडियो देख सको कि इसमें पेपर पैटर्न क्या होता है। सिंगल पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है। ठीक है, पेपर में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट आते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये जो पेपर है, इस पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों मीडियम इसमें होते हैं। मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आप क्या कर सकते हो, मीडियम अपना ऊपर ऑप्शन होता है, उसमें आप मीडियम चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन यदि हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी क्लिक करो, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में क्लिक करो, ये ऑप्शन होता है। पार्ट ए जो होता है उसमें आपके जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें आपका आ जाएगा लाइफ साइंस और इसमें भी
लाइफ साइंस। ये दोनों पार्ट लाइफ साइंस के होते हैं, ये रीजनिंग का होता है। बी वाला पोर्ट में स्मॉल क्वेश्चन आते हैं और सी वाले पार्ट के अंदर थोड़ा रिसर्च लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ अपन बात करें पेपर पैटर्न की, तो यहाँ ये जो आता है वो 30 नंबर का, ये 70 नंबर का और ये 100 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का कट ऑफ लगभग अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जाती है हमेशा 100 से लेकर 110 नंबर आपके आने चाहिए। 50 से 60% के आपके आसपास अगर होंगे तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ अपन नेट से रिलेटेड एक और देखेंगे, ये जो नेट की एग्ज़ाम है, CSIR नेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इसमें जो नेट की कैटेगरी है वो क्या होती है, दो चीज़ें आपको मिलती है, एक तो नेट और एक JRF, ठीक है ना। नेट या JRF मिलती है। नेट तो नॉर्मल होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसके लिए आपको केवल नेट की आवश्यकता है, नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हो, उसके साथ में आपको स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए आपको JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक ही पेपर होगा। आधे कैंडिडेट जो होते हैं नीचे रैंक वाले, उनको तो क्या मिलता है, नेट है, और जो हाई रैंक वाले हैं उनको क्या मिलता है, JRF मिलता है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं अपन, ये क्या है इसका सिलेबस। सिलेबस में अपन देखेंगे इसमें कितनी यूनिट है टोटल सिलेबस में। किसका सिलेबस देख रहे हैं भैया अपन देख रहे हैं केवल अपना लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस इसमें कितनी यूनिट है, 13 यूनिट दी गई है, ठीक है। 13 यूनिट जो दी गई है वो पहले तो मैं आपको बता भी दूं कौन सी यूनिट दी गई है। यहाँ पे अगला पेज लेते हैं अपन, देखो यहाँ पे थर्टीन यूनिट दी गई है। पहली यूनिट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स एंड देयर रेलिवेंट्स, ओवरऑल अपन कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भी सेकेंड यूनिट जो आती है वो कौन सी आती है, तो सेल बायोलॉजी। तीसरी यूनिट आप देखोगे तो प्रोसेसिंग, फंडामेंटल प्रोसेसिंग कह सकते हो, या फिर यहां पर कह सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चौथी यूनिट अगर आप देखोगे तो यहां पर इसमें आता है सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, कि आपस में एक सेल दूसरी सेल को कम्युनिकेशन कैसे करती है, कम्युनिकेट कैसे करती है, और इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये वाला सिलेबस इसमें है। आगे आप देखोगे पांचवी जो यूनिट आती है वो किसकी आती है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में इसमें दोनों का पोर्शन है। इसमें आपको प्लांट का भी पढ़ना है और आपको जूलॉजी का भी पढ़ना है। देखो भाई ये वीडियो में मैं आपको पहले मैंने बताया है कि जो भी ब्रांच बायोलॉजी से रिलेटेड है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, जितनी भी है उन सबको सेम ही सिलेबस, सेम ही चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पूरा का पूरा सेम पेपर आता है। कभी भी ये मत सोचना कि बॉटनी वाला है वो केवल प्लांट का पोर्शन पढ़ेगा, जूलॉजी वाला है वो केवल जूलॉजी का पोर्शन पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी ब्रांचेज मैंने बताई है सबका सेम ही सिलेबस होता है। 13 के 13 यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है। छठी यूनिट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपनी छठी यूनिट आप देख सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट फिजियोलॉजी है। सातवीं यूनिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एनिमल
फिजियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप 8 नंबर की यूनिट देखते हो तो आपकी जेनेटिक्स आ जाएगी, जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस कह सकते हो। 9 यूनिट अगर आप देखोगे तो टैक्सोनॉमी, या फिर आप कह सकते हो लोअर डाइवर्सिटी, या फिर आप कह सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट भी हैं और एनिमल भी है, उनका सबका क्लासिफिकेशन आ जाएगा और उनकी टैक्सोनॉमी जो भी है वो चीज़ें इसमें आ जाएगी। यहाँ पर 10 नंबर अगर आप देखोगे कि इसमें क्या आएगा, तो 10 नंबर में एक तो इसमें रह गया है आपका एप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है ना। इसमें एप्लाइड बायोलॉजी, जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका सबका एप्लीकेशंस क्या है वो सब एप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे 11 नंबर में एक यूनिट आपके चलती है यहाँ पर एप्लाइड बायोलॉजी आ गई। एप्लाइड बायोलॉजी के बाद में इकोलॉजी, एक अपने चलती है इवोल्यूशन, एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर की एक पार्ट चलता है। ये यूनिट हो सकता है दोनों एक भी हो, इसलिए कोई यूनिट मिस हो रही हो, लेकिन फिर भी पूरा टॉपिक मैंने सिलेबस कवर कर दिया है। 13 यूनिट आती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मतलब जितनी भी आपकी टेक्निक्स है, टेक्निक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितनी भी टेक्निक्स यूज में आती है उन सभी टेक्निक्स के बारे में यूनिट 30 नंबर में आती है। अब आप ये कहोगे कि हमें नेट क्वालिफाई करने के लिए इनमें से क्या 13 की कंप्लीट यूनिट पढ़नी ज़रूरी है? देखो इसका जवाब तो अपन ना कह सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कितनी है आपकी, यदि आपने 8 से 10 यूनिट कैसी पढ़ी है, स्ट्रॉन्ग, यदि आपने 8 से 10 यूनिट बहुत अच्छी पढ़ी है, बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत से अच्छे आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, देन आप इजी वे के अंदर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो। किसी कैंडिडेट को यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो फिर आपको 8-10 यूनिट से काम नहीं चलेगा, तो आपको 13 यूनिट टच करनी पड़ेगी। ये तो था इसके यूनिट्स के बारे में। ये यूनिट्स हैं जो सभी कैंडिडेट्स को आपको कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी। अब अपन चलते हैं कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करें कि आप इजी वे में ये चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे अपन देखते हैं। अब अपन चलते हैं बुक्स। और ख़ास तौर से हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बुक्स। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन, कि मुझे नेट क्वालिफाई करना ही है। ये डेडिकेशन जिस बच्चे के अंदर है वो ही इसमें हाथ डाले और वो ही इसकी प्रिपरेशन करें। अगर आप इतने ऐसे हो कि नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे अगर आपके मन में ऐसे विचार आते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। ज़्यादा बेटर है कि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप डायरेक्ट क्या बन सकते हो, कोई भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी बन सकते हो। लेकिन अगर आपका ख्वाब है किसी साइंटिस्ट पोस्ट पे जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ऐसे अगर ख्वाब हैं आपके, तब आप इसके लाइन में आ सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है ना।
हाउ टू स्टार्ट, कि आप जीरो से कैसे स्टार्ट करें, जीरो से, ठीक है ना। जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं कह रहा हूं कि आपको NCERT या किसी भी बोर्ड की, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर NCERT की आपको सबसे पहले 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी बुक है, ये बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बुक्स आपको एकदम क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लगेगा कि मेरा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, सबसे पहले बेसिक जो नॉलेज है आपका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से क्लियर होंगे, बेसिक आपका NCERT से ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले NCERT से स्टार्ट करना है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपकी जो BSc की बुक्स है, जो BSc बुक्स, ये आप पढ़ सकते हो। BSc में अगर आप देखोगे सबसे पहले, जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री की अपन बात करते हैं, बायो केमिस्ट्री, क्योंकि जिसकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पहली यूनिट स्ट्रॉन्ग है नेट के अंदर, जो मैंने 13 यूनिट बताई है, 13 में से पहली यूनिट कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री है। ये बायोकेमिस्ट्री कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो आपकी एक तो CBH की बुक आती है, CBC की बुक आती है, RBD की बुक आती है। इनमें से सबसे बेस्ट जो बुक है, ये दो बुक ज़्यादा बेस्ट है। इनमें से भी अगर दोनों में से कहें तो ये ज़्यादा बेस्ट बुक है, ठीक है। इनकी BSc सेकेंड ईयर में राजस्थान के अंदर तो खास तौर से BSc सेकेंड ईयर में एक CBH की बुक चलती है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, ये एक बुक चलती है। इस बुक में बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ इसी की एक एनिमल फिजियोलॉजी की एक बुक चलती है CBH की BSc सेकेंड ईयर के अंदर, जूलॉजी की, ये चलती है बॉटनी की, ठीक है ना। ये किस नाम से चलती है, तो यहां पे अपन देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेम एंड इम्यूनोलॉजी। ये वाला पोर्शन है वो इजी वे के अंदर यहां बायोकेमिस्ट्री आपको मिल रही है वापस से। इसमें से पढ़ो और इसमें से पढ़ो। अगर आप ये दोनों बुकों में से नोट्स बनाते हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो इजी वे के अंदर आपको मिल जाएगा बायोकेमिस्ट्री। इस पोर्शन से आपको क्या मिलेगा, प्लांट फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है 7 नंबर या 6 नंबर वाली, वो मिल जाएगी। इस यूनिट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एनिमल फिजियोलॉजी वाली है वो यूनिट यहाँ से क्लियर कर सकते हो आप। यहाँ से आप देखोगे इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पे जो मैंने चौथी यूनिट बताई थी सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पर सेल कम्युनिकेशन वाली जो है इम्यूनोलॉजी वाली पोर्शन, ये यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो जनरली सेल बायोलॉजी यूनिट जो है वो भी BSc की एक बुक चलती है, केसी सोनी से के नाम से भी चलती है, केसी सोनी CBC की, और एक CBH की ये बुक चलती है। ये बुक आप पढ़ोगे तो इजी वे के अंदर आपकी सेल बायोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। CBH की बुक इतनी अच्छी है, उसमें हर चीज़ लिखा हुआ, कैसे सोनी सर की बुक भी बहुत अच्छी है। ये बुकें आपको इजी वे के अंदर जो सेल बायोलॉजी का कंपोनेंट है वो पूरा यहाँ से कवर आप इजी वे में कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फंडामेंटल प्रोसेस पढ़नी है, रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ये भी पढ़ने हैं, तो भी आप जो ये बुकें हैं CBH की, इन बुकों के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं की राइटरों की जो बुक है वो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से बुक चलती है BSc थर्ड ईयर के अंदर। कौन सी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से एक बुक चलती है ना, जिसमें बायोटेक का पोर्शन भी दिया हुआ है, प्लांट टिश्यू कल्चर का भी पोर्शन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो उस नाम से भी एक बुक चलती है। वहाँ से आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पोर्शन ईजी वे के अंदर आपको मिल जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ से आप कर सकते हो। आगे आप देखोगे, जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लांट वाली देखते हो, तो प्लांट वाले के लिए तो देखो BD सिंह, मतलब कैसी सोन ये आती है एक सिंह पांडे जैन, सिंह पांडे जैन के नाम से आती है एक बुक आती है जो केवल एम्ब्रियोलॉजी की आती है, ठीक है ना, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और अलग ही पोर्शन आता है कैसे सोनी इसकी BD सिंह मतलब सिंह पांडे जैन वाली, इसमें से आप इजी वे के अंदर इसको कवर कर सकते हो, हिंदी मीडियम के अंदर मिल जाएगी ये वाली एक CBH की बुक भी आती है। इस बुक में भी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट इसके अंदर मिलता है। किस नाम से मिलती है? आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणीय विकास, इस नाम से मिल जाएगी आपको, और ये यहाँ से आप इजी वे में कर सकते हो। इसी के अंदर अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी इसमें करते हो, एनिमल भ्रूणीय विकास, तो आप एक जूलॉजी की CBH की बुक चलती है, जूलॉजी की, जो BSc फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट बायोलॉजी या परिवर्धन उद्विकास, है ना। तो इस बुक के अंदर आपको एक तो एम्ब्रियोलॉजी मिल ही जाएगा आपको, एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ आपको इस बुक में इवोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। मेन जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के कि लेमार्किनिज्म है, डार्किनिज्म है, या फिर आप डार्विनिज्म कह सकते हो, नियो डार्विनिज्म कह सकते हो, है ना। ये चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेडिएशन है, अडेप्टेशन है, ये सभी चीज़ें, एवोल्यूशन के बिहेवियर है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसी में अगर आप देखोगे, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बताई थी, एनिमल फिजियोलॉजी मैंने बताई थी आपको, ये चीज़ें इसमें मिल जाएगी। आगे अपन देखेंगे, एक तो आता है एप्लाइड और एक आता है जेनेटिक्स आता है, एक आता है बायोटेक। ये वाले पोर्शन यदि आपको पढ़ने हैं, एप्लाइड बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आती है BD सिंह। ये कौन सी आती है? एक BD सिंह की बुक आती है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो BD सिंह की बुक में भी एक ये जेनेटिक्स वाली है, ये इसकी भी आती है, एक चावला की भी आती है, चावला के नाम से, लेकिन BD सिंह की बुक है वो काफ़ी फेमस है। एक गुप्ता की या ऐसे भी कुछ आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये अलग अलग चीज़ों की अलग अलग बुकें हैं, जो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको BSc लेवल या MSc लेवल तक आपको ये बुकें ईजी वे के अंदर आपको मिल जाती है। MSc में भी कई बुक्स ऐसी है जो हिंदी मीडियम के अंदर आपको अवेलेबल है। BD सिंह है, कैसे सोनी है, सिंह पांडे जैन है, गुप्ता है, या कई बुकें और भी आपको, आप नेट पे सर्च करोगे, खुद थोड़ी सी भी मेहनत या करोगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। सेकेंड, अगर आप अपना ऑप्शन देखिए, देखो ये चीज़ तो था कि भाई जो ये पूछने वाले कैंडिडेट है कि सर हमें नेट कौन सी बुक से करना चाहिए, ये सब उनके लिए है। इनके अलावा कई गाइड भी आती है, लेकिन गाइड में इतना अच्छा नहीं है, जैसे गुप्ता भी आती है, गुप्ता आती है, या फिर उसका उपकार के नाम से भी आती है। इसके अलावा आप देखोगे अरिहंत, इसके नाम से भी आती है आपको पास में।
एक बुक आपको हिंदी मीडियम की मिलेगी अरिहंत के अलावा भी एक दो बुक और आती है तो हिंदी मीडियम के अंदर आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन ये बुकें उतना आपको रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगी जितना आपको करना है। इसलिए ये बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपके नेट ईजी वे में आपको क्लियर हो जाए। इन सभी के साथ साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन नेट के पेपर हुए हैं, नेट, उन पेपर को क्या करना है अपने को सोल्व, उनको क्या करना है सोल्व करना है। जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आपका नेट है वो क्लियर हो सके। अब सेकंड पाथवे पे चलते हैं अपन कि आपको इतनी मंगजमारी इतनी चीज़ें नहीं करनी है और आपको क्या करना है नेट क्वालिफाई करना है। और आप चाहे हिंदी मीडियम के हो तो सबसे फास्ट नेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी कोचिंग की सहायता क्या लेनी पड़ेगी, किसी भी कोचिंग की सहायता लेनी पड़ेगी जो कोचिंग वाले क्या करते हैं मिक्स में पढ़ाते हो। ये कोचिंग वाले मिक्स में पढ़ाते हो, ऐसी किसी कोचिंग में नहीं जाना है जो केवल इंग्लिश में पढ़ाते हो, अपने को मिक्स वाली कोचिंग में जाना है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर खास तौर से अपन देखेंगे IFAS जो जोधपुर के अंदर है, IFAS डॉक्टर कैलाश चौधरी सर की कोचिंग है, वो आपको मिक्स में करा देंगे। इसके अलावा रेप्लिकॉन जयपुर है, यहाँ पे अपना फ्रेंड है, ये भी हिंदी मीडियम के अंदर करवाता है और काफ़ी बेटर इसका रिजल्ट रहा है। हर बार इन्होंने नेट JRF क्वालिफाई कैंडिडेट दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी है और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाते हैं, मोस्टली मिक्स में पढ़ाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ऐसे कोई कोचिंग है, एक आपके ये आते हैं नोट्स आते हैं, टॉपर्स नोट्स, ये भी पूरे नोट्स आते हैं, इनमें मिक्स में आते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर आते हैं। ये भी आप देख सकते हो, मैं किसी की गारंटी नहीं लूँगा, किसी का अपना पब्लिकेशन नहीं करना, अपने को किसी का प्रचार नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ, किस किस रास्ते से आप जाओगे तो हो सकता है आपको नेट मिल जाए। तो यहाँ से इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं लोगों से आपको क्या करना है, MCQ जो ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते हैं, इन्हीं के आपको क्या करना है पेपर सोल्व करने हैं, उन्हीं को आपको हिंदी के अंदर क्या करने हैं नोट्स बनाने हैं। जैसे ये कोचिंग आपने ली है तो इन कोचिंगों से आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। ये कैसे पढ़ाते हैं, मिक्स में पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर यूनिट वाइज आपको जो भाषा समझ में आती है, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हो, टर्मिनोलॉजी वो हो सकता है इंग्लिश मीडियम की लेंगे। अगर आप कोशिश करोगे कि इंग्लिश में जो भी टर्म वो पढ़ा रहे हैं, अगर वो टर्म आप लिखते जाओ, साथ साथ में आप लिख सकते हो ये चीज़ होती है, नहीं होती है, कैसे होती है, इसके बाद में क्या होता है, ये चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इनके साथ साथ आप नोट्स बनाओ और नोट्स बनाते बनाते आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उनको बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी बुक्स आती है, एक हिंदी मीडियम की बुक्स आती है, CSIR नेट के नाम से आती है, यूथ पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन आती है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के जो MCQ है वो आपको जब फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे, फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो वहाँ पर कई हिंदी मीडियम की MCQ बुक है वो अवेलेबल है CSIR नेट की, वो भी आप परचेज कर सकते हो, उनसे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बेस्ट है अगर आपको नेट हिंदी मीडियम के अंदर एकदम फास्ट करना है तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो जो आपको मिक्स में पढ़ाता है। इतनी बुकों के चक्कर में पढ़ोगे तो भी आपकी नेट कितने टाइम लगा सकती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने कोचिंग परफेक्ट जगह से ली है तो आप रेगुलर अगर शॉर्ट नोट्स हिंदी में बना रहे हो, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो जितना टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस जो भी चीज़ें हैं वो आप रेगुलर अगर आप उनके साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो या घर पे आने के बाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यूट्यूब की सहायता से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए।
तो ये आप नेट ईजी वे में क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, रेगुलरिटी आपके मन में होनी चाहिए, डेडिकेशन आपको होना चाहिए कि मुझे नेट क्वालिफाई करना ही है। आपका टारगेट यदि पता है कि आपको मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर करना है या पीएचडी करना है, या फिर पीएचडी के साथ में मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, जेआरएफ चाहिए, आपको जो भी टारगेट है वो अगर आपके माइंड में है तो नेट है वो ईजी वे में हो जाता है। हम हिंदी मीडियम से ही कोचिंग करके हिंदी मीडियम में नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में आराम से हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए थे। तो मैं कर सकता हूं, मतलब आप भी कर सकते हो। मेरे जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं, तो आप भी इजी वे में कर सकते हो। इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो आराम से आप नेट है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने एक कोशिश की थी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी हिंदी मीडियम से खासतौर से नेट की प्रिपरेशन करना चाहें। जरा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर वो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर सकता है जो ये इच्छा रखता है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपके मन के अंदर डेडिकेशन होना जरूरी है कि मैं नेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ और मैं करके रहूँगा। देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप आराम से आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग कभी भी अपना मनोबल है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसको लूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलिए कि हमें नेट क्वालिफाई करना है। और नेट का स्कोप क्या है वो मैं अगली वीडियो में कभी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। आज के लिए तो अपना सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।